द थर्ड आई प्रस्तुत करती है निरंतर रेडियो पर एक नई कहानी जिसका नाम है त्रिदेवी। ये मूल रूप से अंग्रेजी में ट्रिनिटी के नाम से प्रतिलिपि ने प्रकाशित की है। इसकी लेखिका निशा सूजन है और इसका हिंदी में अनुवाद माधुरी ने किया है। इस कहानी में हम मीना, एनी और नयनतारा से मिलेंगे, जो बचपन से लेकर कॉलेज तक की अपनी दोस्ती को खुद में एक ढांचा मानती हैं। पर कॉलेज ख़त्म होते ही वो कौन से मूल्य हैं जो बदल जाते हैं? दुनिया को जीत लेने की, सब बदल कर रख देने वाली स्कूल और कॉलेज की इन दोस्तियों की क्या कहानी है? मैं जूही इसे सुनाना शुरू करती हूँ। सोच रही हूँ कि मैंने कब से सफ़ेद फिता वाला रुमाल रखना शुरू किया। ऐसी लड़कियों को तो हम रुमाल कुमारी बुलाते थे। हमारे पास सबके लिए नाम थे और सबके पास हमारे लिए। हम तो देवियाँ थी, मीना, एनी और नयनतारा। देखा, हमारे नाम भी कैसे हीरोइन जैसे हैं। मीना और एनी एक दूसरे को 5 साल की उम्र से ही जानते थे। मैं उन्हें 7वीं कक्षा में मिली थी। हालांकि हमने ये बात कभी ज़ोर से नहीं कही थी, पर हम जानते थे कि 3 में 1 या 2 से ज़्यादा ताकत होती है। लोकप्रिय संगीतकारों की किसी भी टोली को उठाकर देख लो। हमें विल्सन फिलिप्स नाम की अमरीकी संगीतकारों की टोली बहुत पसंद थी। हम ढोंग करते थे कि हमें सबसे मोटी वाली गायिका उन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है, पर मन ही मन जानते थे कि ये झूठ है। हम तीनों जब भी कॉलेज में एंट्री लेती, मुझे ऐसा अनुभव होता जैसे कैंपस फिल्म का स्लो मोशन वाला सीन चल रहा है। मलयालम कैंपस फिल्म नहीं, पर हिंदी सिनेमा की हीरोइनों की तरह। हम तो पहले से ही पतले और लंबे थे, हर किसी से पहले। हम पहले से ही नाचते थे, जब से बच्चे थे ना तब से। तुम्हारी नज़र में शायद मेरे हिप्स थोड़े मोटे होंगे, पर कमर वो एकदम पतली थी। हमारे पास अच्छे वाले सनग्लास थे, वो बद्दे गल्फ से लाए हुए नहीं। हम शादियों में तब घाघरा पहनते थे जब कोई नहीं पहनता था, और दुपट्टे को यूँ कोहनी पर टिका कर रखते, फिर भले ही हाथ दुख जाए। हमें पसीना भी नहीं आता था। केरला की आबोहवा में पसीने में लथपथ ना होना भगवान का आशीर्वाद था, समझो। ये सब तो ठीक है, पर सही मायनों में हम इसलिए देवियाँ थीं क्योंकि हम नर्तकियाँ थीं, नाचने की कला में माहिर। ऐसी वैसी नहीं, पर अवार्ड जीतने वाली, पूरी जनता को हिला देने वाली नर्तकियाँ। सेंट एग्नेस की वो 3 लड़कियाँ, यूथ फेस्टिवल में हमें ऐसे ही जाना जाता था। हमारी नृत्य की शिक्षिका थी, पर हम अपनी कोरियोग्राफी खुद ही करते थे। नृत्य की फ्यूजन डांस, जिसमें 2-3 नृत्य की कला को मिलाकर नाचा जाता है, इस श्रेणी में हमसे कोई जीत ही नहीं सकता था। अरे, हमसे पहले इसका किसी को मतलब भी नहीं पता था। जब 12वीं कक्षा में इस श्रेणी के बारे में पता चला, तब भी हम जानते थे कि ये लोग इसे जैसे कर रहे हैं ना, इसे वैसे नहीं किया जाता। हमसे पहले लोग किसी हिंदी फिल्म के गीत या तमिल गीतों के घिसे पिटे ट्रैक पर नाचते थे। एक ग्रुप पश्चिमी वेशभूषा में बेकार से स्टेप करता था, तो दूसरे ग्रुप भारतीय वेशभूषा और स्टाइल में कुछ ठीक ठाक शास्त्रीय नृत्य करता। सब बिल्कुल रद्दी था। हमने तो AR रहमान को खोज निकाला था। सुनने में बचकाना लगेगा, पर यही सच है। हमारी श्रेणी में उनका संगीत जाएगा, ये भी हमने ही ढूंढा था। एनी का कज़न पीटर उर्फ DJ स्पेसी हमारे ट्रैक को मिक्स करके देता था, पर बाकी तो AR रहमान के ट्रैक खुद में ही मिक्स है। वो हमें आसानी से प्रेरित करते थे। जिनको ये फ्यूजन से नफरत थी, उन्हें भी हमारे वंदे मातरम की कोरियोग्राफी लुभाती थी। हमने शास्त्रीय नृत्य में भी तालीम ली थी, तो हर तरह का नृत्य हम बखूबी करते थे। पश्चिमी नृत्य की श्रेणी में ज़्यादातर लड़के थे, हमें तो वो भी आता था। हम डरी हुई ज़मीन को चूमती हुई भरतनाट्यम करने वाली नर्तकियाँ से अलग बस मौज के लिए नाचते थे। किशोरावस्था में हम तीनों मेरे खाली घर में घंटों बिताते।
मेरे माँ बाप डॉक्टर थे तो बाकियों के माँ बाप की तरह घर में सख्त निगरानी रखने वाला कोई नहीं होता था। इसलिए तो 14 साल की उम्र में एनी, मीना और मैंने डर्टी डांसिंग नाम के अमेरिकन रोमांटिक फिल्म में दर्शाए नृत्य के सारे स्टेप्स याद कर लिए थे। 4 इंच की हील लेकर उसमें भी नाचना हमने सीखा था, फिर भले ही उसे बाहर नहीं पहना। 18 साल की उम्र तक रोमांटिक डांस ख़त्म कर चुके फिर हम मौज के लिए नाचते थे। यहाँ से ये वीडियो, वहाँ से वो हिंदी मूवी का स्टेप, हम उसे भी कॉपी करके बेहतर बनाने की कोशिश करते। हमें सरोज खान बहुत पसंद थी। कुछ समय के लिए हम फराह खान नाम की नई कोरियोग्राफर को लेकर भी काफ़ी जोश में रहे, जिन्होंने जो जीता वही सिकंदर में मज़ेदार काम किया था। लेकिन सरोज खान जैसा कोई नहीं। ऊपर से उन दिनों तमिल और तेलुगु फिल्मों में रोबोट जैसा एरोबिक सा लगता हुआ नाच निराशाजनक था। तुम्हें मालूम ही होगा कि ऐसा कोई मलयाली नहीं है जो नाच सके, मतलब हमारे सिवाय। सेंट एग्नेस के पहले ही साल में हम नृत्य टीम में यूं चुन लिए गए। हम अपनी तैयारी में इतने सक्षम थे कि चाह कर भी कोई हमें पीछे नहीं छोड़ सकता था। एक बार हम प्रतियोगिता में उतरे, फिर तो हम अपराजित थे। सेंट एग्नेस के 3 सालों में हम 30 गोल्ड मेडल जीत चुके थे, कुछ केरल में, कुछ मद्रास में, तो कुछ बेंगलोर या दिल्ली में। पहले तो हम कॉलेज की बस में ही कई सारी प्रतियोगिता और स्थानीय फेस्टिवल पहुँचे, पर धीरे धीरे बिना किसी की देख रेख पागल लड़कों की तरह कोची से तिरुवनंतपुरम खुद से जाते। तिरुवनंतपुरम में सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होता, जहाँ कभी कांड होते, कभी गुंडे आ जाते, लोग रोते, यहाँ तक कि लोग मरते भी थे। और हर साल उस छात्र को कला तिलगम से सम्मानित किया जाता जिसने कई सारी प्रतियोगिता एक साथ जीती हों। उसे सिर्फ यूथ फेस्टिवल में नहीं पर पूरे राज्य में नामना मिलती। उसका नाम अखबारों की हेडलाइन में भिंडी जितने अक्षरों में छपता था। कई सारे तो कला तिलगम बनने के बाद मूवी स्टार भी बनते थे। ऐसे ही उन्हें खोजा भी जाता था, इसलिए कई सारी मूवी में जाने के लिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। मुझे याद है जब हमने पहली बार तिरुवनंतपुरम के पहले साल के स्थल में प्रवेश किया था। इतने बड़े बस्तों को बैक स्टेज ले गए, फिर भी किसी की हिम्मत कि हमारा मजाक उड़ा सके। एक कूली, एक गधी, ऐसी टिप्पणियाँ टिका करने वाले चोमू भी हमें कुछ नहीं कह पाते। हमें कला तिलगम वाले सीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हम तो बस अपनी श्रेणी में मौज करने जाते थे। हमने वहाँ एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर भी ढूंढ लिया था जो हमें हमारे स्थल से बीच ले जाता और सवेरे फिर से फेस्टिवल में उसी जगह छोड़ देता। हम शरीर से चिपकी जीन्स पहनकर एनआरआई मलयाली जो भारत के बाहर से आए हों ऐसा नाटक भी करते। अपनी इस फ्यूजन कला के लिए हमें तिरुवनंतपुरम में एक नए अवतार की ज़रूरत थी। कई प्रयोगों के बाद हमने तय किया कि बिना बाहों की साड़ी के ब्लाउज़ और नीचे सलवार डालकर उस पर कसकर दुपट्टा ओढ़ेंगे। हमारे शरीर का आकार उभर कर आना चाहिए। हम जानते थे ये पहली बार है और तिरुवनंतपुरम के लिए काफ़ी बड़ा जोखिम भी है, पर हम कुछ भी कर सकते थे। हम जानते थे कि सबसे ज़्यादा हमारी नंगी बाहें लोगों को चौंका देंगी। मलयाली लोगों को बाकी कुछ चले या ना चले, पर बिना बाहों के कपड़ों से चैन हिल जाता है। बिना बाह का स्लीवलेस माने बुरी लड़की। उषा उथुप जैसी आवाज़, बुरी लड़की। हाँ, साड़ी के ब्लाउज में पीठ, पेट, छाती दिखना बुरी बात नहीं है, पर स्लीवलेस ना बाबा ना। इन नए कॉस्ट्यूम के लिए तो हमें एकदम नया दर्जी ढूंढना था। इस काम के लिए एक ही आदमी था, प्लाउस मोहन। प्लाउस मोहन अपने ग्राहकों के साथ फालतू की बात नहीं करता, न कभी कोई माप लेता। कोची की हर औरत हिम्मत के साथ प्लाउस मोहन के पास जाती, दुपट्टा या साड़ी का पल्लू हटाकर उसके आगे खड़ी रहती, चुपचाप खड़ी रहती जब तक ब्लाउज मोहन अच्छी तरह से देख ना ले। फिर वो अपनी किताब में कुछ नंबर लिखता जो किसी को भी समझ नहीं आते और फिर से आंखें उठाकर नहीं देखता। तब तक तुम्हें उसे स्टाइल का पहनना है, कैसे और क्या करना है, ये सब टिप्पणी देने का समय मिलता। फिर उसका कोई असिस्टेंट कोई तारीख दे देता जब तुम अपना ब्लाउज लेने जा सकते थे, और ठीक उस तारीख को तुम्हें सबसे अच्छा ऐसी फिटिंग वाला ब्लाउज मिलता कि मानो उससे बेहतर कोई चीज़ ही ना हो तुम्हारी अलमारी में। तो कुल मिला के हिम्मत की बात थी कि एक पराये दर्जी को अपनी छाती घूरकर देखने की इजाज़त देना, और फिर ब्लाउज मोहन ब्लाउज सिलने से मना भी कर सकता था। असिस्टेंट कह देता सर बिजी हैं।
हम उसके पास गए, चुपचाप आगे खड़े हो गए, अपनी सारी आवश्यकताएं एक एक करके विस्तार से बताई, एक विशेषज्ञ ने दूसरे विशेषज्ञ की तरह। अपना मटेरियल उसके सामने रखा, इस विश्वास के साथ कि हमें तो कोई भी मना नहीं कर सकता, ब्लाउज मोहन भी नहीं। और ये सच है कि तिरुवनंतपुरम में जो कॉस्ट्यूम हमने पहना उससे सब चकित हो गए। उसके बाद 3 साल तक लगातार वो हमारे कपड़े थे जिससे लोगों की भौएं चढ़ जाती। हमारे सारे कॉस्ट्यूम ब्लाउज मोहन के पास ही बनते। हमारे कॉस्ट्यूम इतने प्रसिद्ध थे कि एक बार एसडीए कॉलेज के कुछ लड़कों ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए सेंट एग्नेस कुमारी डांस ड्रामा नाम की गंदी और बेकार पेशकश में हमारी नकल की। 3 लड़के साड़ी ब्लाउज पहनकर अपने थुलथुले पेट और भालू जैसी टांगों के साथ कूद रहे थे। एनी और मीना को वो बचकाना और बेहुदा लगा। मैं तो मन ही मन खुश हो रही थी कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए इन लड़कों को इतनी मेहनत करनी पड़ी। स्टेज पर जाने से पहले हम तीनों का एक अनुष्ठान था। हम अपने हाथों को एक दूसरे पर क्रॉस की तरह लगाकर कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते, त्रिकोण बनाते, पीछे झुकते और तेज़ी से गोल गोल घूमते, बिल्कुल तेज़। हमारी वो अपनी जगह थी, सिर्फ हम तीनों से बनी। हमारे पैर से बनती धूल की परत के भी परे हमें टीचर, माएँ, नर्तकियाँ सब अचंभे से देखते रहते। हम जैसा अनोखा किसी ने पहले नहीं देखा था। मुझे आज भी वो सारे डांस याद हैं। 11 मिनट का वो जोश जो हमारी त्रिदेवी त्रिमूर्ति पोज से ख़त्म होता। उस साल हमारे पहले प्रदर्शन के बाद सब कुछ बहुत आसान हो गया था। हम जहाँ भी जाते वहाँ लड़कों की कतार आ जाती हमें मदद करने के लिए, कुछ उठाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए, हमारे विदेशी और भारतीय फ्यूजन के बीच साथ जल्दी से एक कॉफ़ी पीने के लिए। हम उनकी आंखों में देखकर बात करते, ज़ोर ज़ोर से उनकी बातों पर हंसते, जिससे वो कहकर जाते, तुम तो फ्रैंक हो यार, माने खुली ख्यालों वाली लड़की, जो वो अक्सर बदसूरत लड़कियों को कहते, पर हम तो अलग थे। आधी रात को जब टैक्सी ने हमें आईआईटी पर उतारा, तब हिलते डुलते चलने वाले कुछ 10-1 लड़के के साथ हम 3 लड़कियां थी। वो हमें हॉस्टल तक छोड़ने आ रहे थे। पहली बार मेरा मन हुआ कि उनमें से किसी को तो किस करूं। कम से कम 4 लड़के किस करने लायक भी थे। चलते चलते अचानक हम तीनों को लगा कि बस अब और नहीं चला जाएगा। हम तीनों वहीं रास्ते पर बैठ गए। वो लड़के भी हंसते हुए हमारे पास खड़े रहे। वैसे मैं रोमांटिक मिजाज की नहीं हूँ, पर वो दृश्य आज भी एक फ़ोटोग्राफ की तरह याद है। हज़ारों तारे, पेड़ और लड़कों के चेहरे हमारे ऊपर मंडराते हुए, रुकते और कभी झुकते हुए। कुछ देर बाद हम खड़े हुए जैसे किसी सभा के आगे ये भी प्रदर्शन हो जिसकी तैयारी सालों से की हो। 2 लड़कों ने मुझे उठाया और अपने कंधों पर बैठा लिया। एनी और मीना को भी इस तरह उठाया गया। वो हमें ऐसे ही हॉस्टल तक छोड़ने चले। कुछ घंटों बाद जब हमने मद्रास छोड़ा, वो लड़के तभी भी विदा करने साथ चले। उनमें से एक ने हमारे जाने पर आंसू भी बहाए। घर आते समय पूरा रास्ता हम शांत रहे। कॉलेज वापस आए तो ऐसा लगा कि हम 3 एक सम्मान लेकर आए हैं जो हमारे साथ ही चलता रहेगा। आईआईटी के कई लड़कों ने हमें उसके बाद लिखा था। कुछ तो चेन्नई से ट्रेन लेकर आने को तैयार थे ताकि हमें देख सकें, पर हमने ये करने से मना कर दिया था। ऐसे किसी अनजान लड़कों के साथ किसी रेस्टोरेंट में दिख जाना खतरे से भरा हुआ था। फिर तो धीरे धीरे कोची में भी ऐसी जगह हमने ढूंढ ली जहाँ कोई भी जान पहचान का ना मिले और खतरा भी टल जाए। पर तब तक इंटरनेट ने बचा लिया। हम उन लड़कों के साथ मेल पर चैट करते थे। उनके पास कंप्यूटर लैब थी और हमारे पास एनी के पापा का लाया डायल अप कनेक्शन। जब भी अजीबो गरीब शोर मचता, सबको पता चल जाता कि हम डायल अप कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। काश उसे चुप कराया जा सकता। खैर, कितना भी बेकार हो, हमारे लिए वो चमत्कार ही था समझो। कॉर्डलेस फ़ोन के बाद ये हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाली चीज़ थी।
फिर अपने शहर से बाहर वाली प्रतियोगिताओं में हम लड़कों से मिलने का प्लान भी बनाने लगे। ऐसे छोटे छोटे शहरों के कई लड़कों के साथ हमारी इश्कियाँ थी। कुछ संजीदा रिश्ते भी बने और बड़े शहरों में तो हमने उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। ऐसी इतनी अनकही बातें थी हम तीनों के बीच कि मुझे लगता था कि हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता और फिर हमारी जिंदगियां भी अनोखी होंगी। हम सुंदर थे, अच्छा पढ़ते थे, सम्मान से चलने वाले छात्र थे। हमारे माँ बाप के शुगर और ब्लड प्रेशर से अलग हम तो बेहतर जिंदगियों के हकदार थे। हम तीन साथ थे, मजबूत थे और बहुत खुश थे। और फिर कॉलेज ख़त्म हो गया। पहले से मालूम था कि ये सब ख़त्म होगा, फिर भी ये सब अचानक लगा। मैंने कोची के माइक्रोबायोलॉजी के मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। मीना और एनी ने आगे की पढ़ाई के लिए कहीं भी प्रवेश नहीं लिया था। ये बात चौंकाने वाली थी। उनसे बात कर सकूं इससे पहले मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी बड़ी बहन के पास मलेशिया भेज दिया। 2 महीनों बाद जब मैं वापस लौटी तो मैं काफ़ी मोटी हो चुकी थी। मैं पहले कभी भी मोटी नहीं रही थी, पर 2 महीने बिना नृत्य के सिर्फ खाना पीना और घूमना, इसने मुझे बदल दिया। मुझे खुद से ही घिन होने लगी थी। इसलिए वापस आकर मैंने किसी को नहीं बताया। अचरज की बात है कि उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। फिर माँ ने बताया कि एनी की सगाई तय हो गई थी। भारी भरकम स्त्री मेरे हाथ से गिरते गिरते बची थी। मुझे नहीं बताया, मुझे पीछे छोड़ दिया। इस शर्म में मैंने भी उसी वक्त उसे कॉल नहीं किया। माँ के बाहर जाते ही मैंने एनी से बात की और उसे छेड़ने का नाटक किया। ओह हो, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मैडम? एनी ने हंसकर जवाब दिया। है ना खुशखबरी? तूने कहाँ से सुना? अपनी माँ से बेवकूफ़। मुझे चिल्लाने का मन हुआ पर मैं चिल्लाई नहीं। एनी अपने माँ बाप की पसंद से रोहन नाम की आँखों के चिकित्सक से शादी कर रही थी। 1 साल में शादी तय थी और 1 महीने में सगाई थी। मैं ज़ोर से नीचे बैठ गई। वो तो एक तेलुगु सिविल इंजीनियर से प्यार करती थी, उसका क्या हुआ? अब इस फ़ोन पर बातचीत में मैं उससे उस लड़के के बारे में भी नहीं पूछ सकती थी। अचानक से हमारी दोस्ती के नियम बदल गए थे। मैं कुछ समझ पाऊँ उससे पहले एनी ने अगले सप्ताह मिलने का न्योता दिया। उसके रोहन ने हम तीनों के लिए किसी स्पा में 5 दिन की छुट्टी का बंदोबस्त किया था। मुझे मीना को कॉल करने में झिझक हो रही थी और डर भी लग रहा था। अगले सप्ताह शहर से 10 किलोमीटर दूर जब मैं उस स्पा में उन दोनों से मिली तो सारा डर, सारी झिझक सब सही साबित हुआ। उन्होंने मेरे मोटापे का एक भी मजाक नहीं उड़ाया। वो खुद में डरावनी बात थी। एनी सिर्फ रोहन की बात कर रही थी। मैंने रोहन का फ़ोटो देखा। वो तो बड़ा आम सा दिखने वाला, धब्बे वाला और मोटा लड़का था। कुछ खास नहीं था, बस उसकी हंसी प्यारी थी और कुछ नहीं। एनी ने बताया कि वो दोनों रोज़ एक दूसरे को लिखते हैं और रोहन ने अभी अभी उसे लिखा था कि वो उसे गोल्ड क्रेडिट कार्ड भेज रहा है। मीना भी एनी का मजाक उड़ा रही थी जैसे कि ये कोई बड़ी प्रेम कहानी हो। मुझे सबसे पहले मीना को मारने का मन हुआ। जब हमारी ज़िंदगियों में असल में प्रेम था तब हमने ऐसे ही हू कभी एक दूसरे को नहीं छेड़ा था। फिर अब ये सफ़ेद शर्ट में बड़ी मछली होने का नाटक क्यों? मैंने अपने शब्दों को दबाकर मुंह में ही रखा। वो जगह सिर्फ कहने को स्पा थी, असल में कैथोलिक नन द्वारा चलाया जाने वाला रूढ़िचुस्त नेचुरोपैथी क्लिनिक था। रोहन को ऐसी जगह के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा होगा। जेल था, जेल। अगले 5 दिन रोज़ सुबह जल्दी उठाकर हमें ककड़ी का जूस दिया जाता और फिर योगा करवाया जाता। मैं आसन के बीच में ही सो जाती और सबकी हंसी का विषय बनती। हम फिर से साथ थे पर हम साथ नहीं थे। हम बस ककड़ी खा रहे थे, लंच पर दूधी करीले के जूस पी रहे थे और 7 बजे डिनर पर फल खा रहे थे। वो दोनों हुस्न परियों की तरह सो जाती और मैं बस छत को देखती हुई पलंग पर लेटी रहती। मसाज के बीच एक बार मैंने मीना से एनी के छोड़े हुए तेलुगु लड़के के बारे में पूछा। उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगले दिन मैंने मीना को उसी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, वो प्यारा IIM कोझिकोड का मलयाली लड़का। वो तो माँ ने मना कर दिया। उसने बड़े आराम से जवाब दिया। तुम्हारी माँ ने?
तुम्हारी माँ ने मना कर दिया? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मीना की माँ हम सबके माँ बाप के बीच सबसे खुले ख्यालों वाली थी। उनकी बड़ी बेटी जिसने बैंगलोर में अपने बिहारी बॉयफ्रेंड से शादी की थी, उसके लिए उन्होंने ही तो हाँ कहा था। पर केशव तो बिहारी है, मैंने उनको याद दिलाया। एनी और मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीना ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, हाँ जानती हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप को यही कहा। पर माँ ने कहा कि बिहार इतना दूर है तो किसी को नहीं मालूम बिहारी कैसे होते हैं। पर ये तो लैटिन कैथलिक लड़का है, वो पहले मछुआरे थे और वो बहुत पीते हैं यार। और बस, हमने उस लड़के के बारे में कभी बात नहीं की। पालक, जूस, इन सब से अब मुझे उल्टी आ रही थी। ये लोग हमें भूखा मार रहे थे और मेरे मोटापे पर इसका कोई असर होने वाला नहीं था। इसी बीच मैंने मीना को एनी से कहते हुए सुना, माँ मजाक में ही कह रही थी, पर फिर भी चेची की बिहारी लड़के के साथ लव मैरिज थी तो उनको दहेज नहीं देना पड़ा। पर मेरे होने वाले पति को जितना दहेज देंगे उतना फिर केशव को भी देंगे। आखिर सम्मान की बात है। तुम्हारे जितना तो नहीं देंगे पर कम से कम 25। एनी ने भी हाँ में सिर हिलाया। क्या? मैं ताज्जुब में रह गई। 25 लाख दहेज? क्या ये लोग वही बात कर रहे थे? कौन है ये औरतें? कहाँ है मेरे दोस्त? आखिरी सुबह हम तीनों चुप थे। मैंने पुरानी बातों की पर्ची खोली तो उन्होंने उन बातों को बीच में ही काट दिया। फिर वहीं शादी की बातें होने लगी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, क्या तुम अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओगी? एनी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ शायद फिर कभी। मीना ने तो सीधा मना कर दिया। एनी ने कहा, हाँ बताने जैसा क्या है वैसे भी? बताने जैसा क्या है? मैंने उनकी आंखों में देखा। जब से मैं वापस आई थी पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम अपने पति को बताओगी कि तुमने पहले सेक्स किया है? मीना ने तुरंत कहा, लेकिन हमने नहीं किया है। एनी ने जोड़ा, हाँ कभी नहीं। मुझे लगा कि मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ। इसके बाद घर जाते समय इतनी चुप्पी रही हमारे बीच कि पिछले 5 दिनों की तरह शादी की बात भी किसी ने शुरू नहीं की। और घर आते ही संरक्षक बने मेरे पिता मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, दुखी क्यों हो? दुखी हो क्योंकि तुमसे पहले तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है। मुझे उन्हें मारने का मन हुआ। हम तीनों से वो भी डरते थे जब हम साथ थे, मजबूत थे और खुश थे। अपनी न्यूज़ के पीछे वो छुपे रहते क्योंकि हमारी ताकत उनके नियंत्रण से परे थी। पर आज उनकी ये हिम्मत। जब मेरे क्लासेस शुरू हो गए तो मुझे राहत मिली। मुझे बहुत काम करना था और इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना था। उन दोनों ने कुछ छोटे मोटे कोर्स लिए थे जो लड़कियां तब लेती हैं जो H4 वीज़ा मिल जाने पर आसानी से छोड़ दिया जा सके। अब मुझे कोई नहीं जानता था। अब मैं टिप्पणी करने वाले उन चोमू लड़कों का भी निशाना बन जाती थी। कई बार मैं रोते रोते घर लौटी थी। फिर मेरे पिता मेरे लिए गाड़ी और ड्राइवर भेजने लगे। मैं जानती थी कि ये कुत्ते का पट्टा था, फिर भी मैंने उसे स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद कहा। लड़कों की अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो तिरुवनंतपुरम से मुझे मिलने भी नहीं आते थे। मुझे नहीं मालूम आखिरी बार मैं कब नाची थी। 2 साल बाद मैंने प्रदीप से शादी कर ली, जो बैंगलोर में MD कर रहा था। वो ना मेरी तरह गीत सुनता था, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल करता, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही थी। अपनी शादी के दिन मैं घंटों तक 4 इंच की हील में हज़ारों मेहमानों से मिली। मैं जानती थी ये आखिरी बार है जब मैं किसी महफिल के बीच का सबसे आकर्षित और महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। हाल ही में प्रदीप के दोस्त हमें सरोज खान की टोली का नृत्य दिखाने ले चले थे। प्रोग्राम के बाद प्रदीप मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मुझे बेहद दुख है कि मैं इस टोली का हिस्सा नहीं बन पाई। मैं भी हंसती। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं कला तिलगम रह चुकी थी। खैर, जो लड़की कॉलेज के दूसरे साल कला तिलगम बनी थी वो मूवी स्टार बन चुकी थी। वो मलयालम सिनेमा को हीरोइन की कमी से बचाने वाली थी। 3 बड़ी पिक्चरों में उसका दमदार काम रहा।
और उसकी चतुराई से लिखे किरदार साथ में नाक पर हीरे की नथ प्रसिद्ध हुई। फिर उसने किसी बेवकूफ़ हास्य कलाकार से शादी कर ली। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी पिक्चर में काम करे। बस फिर वो बड़े पर्दे पर कभी नहीं दिखी। मुझे नहीं लगता मैं किसी से भी इतनी नफरत करती हूँ जितनी उस हास्य कलाकार से। जब पहली बार बैंगलोर आई तब एक खड़ूस सी औरत मिली जिसने कहा कि मैं तो देसी हूँ क्योंकि मैं हाथ में रुमाल रखती हूँ और ज़ोर से पकड़ोगी तो गायब हो जाएगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कसम खाई कि उससे कभी नहीं बात करूँगी। बहुत समय बाद, सालों बाद ये ख्याल वापस आया कि मैंने कब से हाथ में रुमाल रखना शुरू किया।